इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इन विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं कि जब वो पहली बार सेल्यूलर जेल पहुंचे, उन्हें जेलर डेविड बैरी के मुंह से ये शब्द सुनाई दिए। बैरी आगे कहता है, ये दीवार देख रहे हो? जानते हो ये इतनी नीची क्यों है? क्योंकि इसके पार हजारों मील तक सिर्फ समुद्र है, इसीलिए इस जगह से भागना असंभव है। डेविड बैरी जिस जेल की बात कर रहा था, हम उसे काला पानी के नाम से जानते हैं। अंडमान की सेल्यूलर जेल को काला पानी क्यों कहते थे? क्या है भारत इतिहास की सबसे कुख्यात जेल की कहानी, और क्यों इसके नाम से लोग ही थरथराने लगते थे? आज हम बात करेंगे सेल्यूलर जेल उर्फ सजाए काला पानी की। यहाँ पढ़ें, एक छोटी सी गलती ने गिरा दी दुनिया की सबसे मशहूर दीवार। काला पानी नाम कैसे पड़ा? काला पानी की कहानी शुरू होती है 1857 से। क्रांति के दौरान और बाद में भी जिन लोगों को पकड़ा जाता था, अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे या तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया करते थे। हालांकि सबका हश्र ऐसा नहीं हुआ, कईयों को कैदी बना लिया। विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने उन्हें मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी और ऐसे ही चुना गया अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समुद्र की यात्रा करनी पड़ती थी। इस दौर में हिंदुओं के बीच एक मान्यता थी, अगर समुद्र की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को जात बाहर कर दिया जाता था, इसलिए समुद्र के पानी को काला पानी कहते थे। इसी कारण अंडमान की सजा का नाम मिल गया, काले पानी की सजा। यहाँ पढ़ें, प्लेन क्रैश में 20 लोगों की मौत, इकलौते बचे आदमी ने बताया मगरमच्छ था। 1857 के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया। 1868 में 700 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घरनुमा जेल में रखा जाता था। 1890 तक कैदियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो चुका था। हालांकि तब अंडमान की जेल की वो सूरत नहीं थी जो बाद में जाकर बनी। मेनलैंड की जेलों के मुकाबले अंडमान में ज़्यादा आज़ादी मिलती थी, इसलिए कैदी यहाँ आना प्रीफर किया करते थे। 1890 में 2 अंग्रेज अधिकारियों को इस बात से दिक्कत दिखाई देती थी। उन्होंने कहा, जेल के नाम पर आज़ादी, ऐसे कैसे? चार्ल्स लायल और A.S. लेथब्रिज, इन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश की, जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी गई थी और साथ ही में ऐसा सुझाव दिया गया था कि यहाँ आने वाले कैदियों के साथ कठिन वातावरण होना चाहिए। सरकार की मंजूरी के बाद 1896 में नई जेल का काम शुरू हो गया था। इसके बाद वर्मा से लाल ईंटें मंगाई गईं और मजदूरी के लिए उन्हें कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसमें रहने वाले थे। इस जेल का आकार भी अपने आप में काफ़ी अनूठा था और इस आकार के पीछे है एक दिलचस्प कहानी। ब्रिटिश दार्शनिक का डिज़ाइन। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक बड़े दार्शनिक हुए थे, नाम था जेरेमी बेंथम। बेंथम नाम की विचारधारा के ध्वजारोहक थे। बेंथम मोटा मोटी कहें तो कहता है कि कौन चीज़ अच्छी है, ये इस बात से तय होगा कि वो कितने लोगों का भला करती है। जिस तरीके से ज़्यादा लोगों का भला होगा, वे सबसे अच्छा। सुनने में बात सही लगती है, लेकिन इस विचारधारा के साथ एक समस्या है। इस दर्शन के अनुसार माने एक आदमी को मारकर अगर 5 लोग बचाए जा सकते थे, तो एक को मारने में कोई हर्ज नहीं।
तो बेंथम साहब ने इसी दर्शन के आधार पर बताना शुरू किया कि समाज का भला कैसे हो सकता है। पता नहीं क्यों, पर उनकी नज़रें सबसे पहले जेलों पर थी। बेंथम साहब ने कहा, जेल की बनावट में एक दिक्कत है। जेल में कितने कैदी होते हैं उसी अनुपात में गार्ड भी रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों के काम की बर्बादी होती है। इसलिए जेलों का आकार बदला जाना चाहिए। बेंथम ने जेल के आकार के लिए एक नया सुझाव दिया, जिसे उन्होंने पेनापिस्ट कान का नाम दिया। ये नया डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि एक ही गार्ड पूरी जेल पर नज़र रख सकता था। बेंथम के जीते जी तो ऐसा आइडिया कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद सरकार ने सोचा व्हाट नॉट। हेंस अंडमान में जेल पेनापिट कान डिज़ाइन के हिसाब से बनाई गई। कैसा था ये डिज़ाइन? एक साइकिल के पहिए की कल्पना कीजिए, एक डंडा, उसमें से निकली तिल्लियाँ। अंडमान की जेल में बीच में एक बड़ा सा टावर बनाया गया। टावर के ऊपर गार्ड के खड़े होने की जगह होती थी और साथ ही एक घंटा लगा रहता था, ताकि कोई गड़बड़ हो तो घंटे की आवाज़ सुनकर सब चौकन्ने हो जाएं। इस टावर से बाहर की ओर साइकिल की तिल्लियों के आकार में 7 बिल्डिंग बनी हुई थी। ये बिल्डिंग को एक विंग कहते थे। हर विंग 3 माले की थी, जिसका कमरा 14.8 8.9 फुट आकार का था। पूरी जेल में ऐसे 696 सेल थे और इन्हीं सेल के कारण इस जेल को सेल्यूलर जेल का नाम मिला था। ये सेल यानी कमरे खास इस तरह बनाए गए थे ताकि किसी दूसरे कैदी से कांटेक्ट न कर सके। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। इस कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान बना हुआ था, जिससे हवा और रोशनी बाहर आ जा सकती थी। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद भारत के सबसे खूंखार मुजरिमों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहाँ भेजा जाने लगा। जेल में कैदियों के साथ व्यवहार कैसा होता था, इसके लिए एक कैदी की सामान्य दिनचर्या आपको बताते हैं। काला पानी का एक दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जोता गया एक शख्स लात घूसे खाने के बाद जेल के अपने कमरे में सोया है कि तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन उठना मजबूरी है, नहीं तो गार्ड आकर उठाएगा और साथ में कोड़े भी बरसाएगा। 700 कैदियों के लिए निवृत्त होने के समय निर्धारित किया गया है। कुल 1 घंटा नहाने को नहीं मिलता है और पीने के लिए जैसा पानी मिलता है उससे कोई आदमी मुंह धोने से भी कतराए। इसके बाद में आती है खाने की बारी। हरे रंग के पानी के ऊपर तैरते कुछ पत्ते बर्तन में डाले जाते हैं, साथ में कीड़े वाली दाल। न खाओ तो भूखे रहो और अगर खा लिया तो दस्त लग जाए। खाने की औपचारिकता के बाद अब काम का वक्त आता है। काम पर जाते हुए भी हाथों में जंजीरें हैं, गले में पैरों में बेड़ियां। इसी हाथ में सफाई का काम करना पड़ता है या पेड़ों की कटाई और कोई मजदूरी का काम। हालांकि अगर आप राजनीतिक कैदी हैं तो आपके लिए यातना का विशेष प्रबंध है। कोल्हू जुता हुआ है, लेकिन बैल नहीं है। बैल का काम कैदी को करना है। सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं, 20 चक्कर में एक हष्टपुष्ट आदमी चक्कर खाकर गिर जाए, उस कोल्हू को दिन भर जोतना पड़ता है। इस पूरे दौरान दिन भर में सिर्फ एक ब्रेड खाने के लिए, टॉयलेट के लिए भी एक्स्ट्रा समय नहीं दे सकते। बरीन घोष अपनी किताब द टेल ऑफ माई एक्साइल में लिखते हैं, एक दिन बकुल्ला नाम के एक कैदी को लैट्रीन से लौटते में देरी हो गई। सिपाहियों ने उसे इतना मारा कि उसके कूल्हे की खाल उधड़कर लटकने लगी। यही हाल होता अगर किसी से बात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अगर इशारा भी किया तो गार्ड जूतों से मारेगा। हालांकि दिन इतने में ख़त्म नहीं होता। कोल्हू के बैल का काम निपटाने के बाद एक और काम मिलता है।
नारियल के खोल में भूसी निकालना। इसके लिए नारियल के खोल को हथौड़े से बजाना पड़ता है। इतने के बाद भी जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करके तब तक हाथ से खून न निकल जाए तब तक करने पड़ते हैं। हर काम के लिए टारगेट नियत है। कोल्हू से 10 लीटर तेल या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो झूस। शाम तक ये टारगेट नहीं पूरा हुआ तो हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाएगा। पहली बार 3 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए। इस बीच में गार्ड घुटनों के बीच एक डंडा फंसा देगा ताकि पैर फैले रहें। ये सब पूरा हो चुकने के बाद रात को जब कैदी अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है वहाँ 2 बर्तन हैं, एक पानी के लिए और दूसरा इसलिए ताकि अगर रात में टॉयलेट जाना पड़े तो इसी में कर ले। बर्तन भी इतना छोटा कि कई लोग फर्श पे ही फारिग हो जाते थे। जून की गर्मी हो या सितंबर की ठंड, सोने के लिए सिर्फ नंगा फर्श उपलब्ध था। लोग इतने थक जाते थे कि इसी में नींद आ जाती थी। इसके बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला दिन शुरू हुआ था। आज़ादी के बाद अंडमान जेल। अंडमान के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक ऐसे दिन गुजारे। विनायक दामोदर सावरकर के अलावा श्री अरविंदो घोष के बाद भाई बरीन घोष, भगत सिंह के साथी और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सजायाफ्ता वटुकेश्वर दत्त, उल्लास दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अंडमान जेल की सजा काटी। 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 300 क्रांतिकारी यहाँ भेजे गए। इन लोगों ने बेहतर अधिकारियों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। 44 दिन चली भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने उनके गले में पाइप डालकर दूध उड़ेलने की कोशिश की। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास, मोहित मोहिंद्रा के फेफड़ों में दूध चला गया। इससे तीनों को निमोनिया हो गया और जान चली गई। अंग्रेजों की इस बर्बरता के बावजूद 1937 तक भूख हड़ताल का कार्य चलता रहा और तब भारत में इन लोगों के लिए आवाज़ उठनी शुरू हुई। 1937 में गांधी और टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा। कांग्रेस ने यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। कई दौर की वार्ता के बाद अंत में 1938 में सेल्युलर जेल के राजनीतिक कैदी मेनलैंड भारत भेज दिए गए। काला पानी की जेल का अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा किया तो उन्हें ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सेल्युलर जेल का इस्तेमाल किया। जापानी कब्जे के दौरान सेल्युलर जेल की 2 इमारतें तोड़ दी गईं। इससे पहले 1941 में आए भूकंप में जेल के बीच की इमारत को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद इसे नया बना दिया गया। नई इमारत गोलाकार शेप में बनाई गई, जबकि पहले ये चौकोर हुआ करती थी। आज़ादी के बाद जेल की 2 और इमारतें गिराई गईं। इनके स्थान पर यहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक 500 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया गया। इस जेल में सजा काट चुके कई स्वतंत्रता सेनानी जेल को गिराए जाने के विरोध में थे। इसलिए 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। आखिर में इस जेल से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हुए चलते हैं। माना जाता है कि काला पानी से कोई फरार नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जेल से फरार होने की 2 बार कोशिश हुई। दोनों कोशिशें हालांकि तब हुई थी जब सेल्युलर जेल बनी नहीं थी। 1968 में 238 कैदी जेल से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और जेलर ने 87 लोगों को फांसी चढ़ा दिया। इसके बाद
1872 में 2 कैदियों ने लकड़ी की एक नाव बनाई। इसके सहारे वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गए। सर्वाइवर्स ऑफ आवर हेल शीर्षक से छपे एक लेख में द गार्जियन ने इन कैदियों की कहानी बताई है। गार्जियन के अनुसार मेहताब और चोइटुन नाम के ये 2 कैदी एक ब्रिटिश जहाज के पास पहुंचे और एक झूठी कहानी सुनाई। दोनों ने बताया कि वे मछुआरे हैं और उनकी नाव टूट गई है। इसके बाद दोनों जहाज में बैठकर लंदन पहुंच गए। यहाँ दोनों के रहने के लिए एक कमरा दिया गया। बदकिस्मती ये रही कि सोते हुए एक अंग्रेज ने उनकी फ़ोटो खींच ली और चारों तरफ फैला दी। दोनों को पहचान कर दोबारा पकड़ लिया गया और वापस अंडमान भेज दिया गया।